हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली वांडाविजन का 4th एपिसोड भी आ चुका है और इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुई, लेकिन वांडाविजन के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये वाला एपिसोड काफी डिफरेंट था। वांडाविजन का एक जो सिटकॉम वाला पैटर्न है उस वाले पैटर्न को इस वाले एपिसोड में फॉलो नहीं किया, लेकिन इस वजह से हमें सोर्ड के बारे में, वांडाविजन के बैकग्राउंड के बारे में कई सारी चीजें समझ में आई। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं वांडाविजन के एपिसोड 4 का भी ब्रेकडाउन, और सेम टू सेम इसी टाइप से मैंने पिछले 3 एपिसोड्स का भी ब्रेकडाउन किया है, जिन्हें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके इस ऊपर वाली लिंक में जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैनर में। मतलब ये चीज का अंदाजा था कि इस वाले एपिसोड में हमें सोर्ड का पर्सपेक्टिव या फिर मोनिका का पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्टार्टिंग इस तरह से होगी। और ये वाला मोमेंट एंड गेम के हल्क वाली स्नैप के तुरंत बाद वाला मोमेंट है और बताता है कि कितना ज्यादा केओस मचा होगा जब एक साथ इतने सारे लोग दोबारा वापस अर्थ पे आए होंगे। तो फिर एक डॉक्टर वहां पे आती है जो मोनिका को बताती है कि सिचुएशन कैसी है। आज से 5 साल पहले जब थानोस ने स्नैप किया तब वो अचानक ही डिसअपियर हो गई थी और उसके 3 साल बाद उसकी मदर मारिया की डेथ भी हो गई। इस डेथ का रीजन एक्चुअली में कैंसर था और ये सब कुछ सुनकर मोनिका पूरी तरह से कंफ्यूज स्टेट में है। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें मार्वल का इंट्रो लोगो देखने को मिलता है, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इस वाले एपिसोड में वांडाविजन का कोई भी इंट्रो नहीं है। मतलब 3 एपिसोड्स में वांडाविजन के इंट्रोज लगातार चेंज होते हुए आए हैं, लेकिन इस वाले एपिसोड में कोई भी इंट्रो नहीं है। ओके, तो फिर इसके बाद मोनिका जो है वो सोर्ड के हेडक्वार्टर्स में जाती है, अपने बैच को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिल पाती क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल बीत चुके हैं। लेकिन तब वहां पे आते हैं सोर्ड के डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड और वो मोनिका को अपने रूम में लेकर जाते हैं। लेकिन रास्ते में हम मारिया की एक फोटो देखते हैं जहां पर लिखा है मारिया फोटोन रैम्बियो। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में, मतलब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में, मारिया रैम्बियो के पास भी शायद कोई पावर्स थी, क्योंकि फोटोन एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स की एक सुपर हीरो है, पर वो एक्चुअली में मोनिका रैम्बियो बनती है। और मारिया तो एज सच कोई पावर पोसेस ही नहीं करती कॉमिक्स में, वो एक नॉर्मल इंसान है। और हो सकता है कि इस फोटोन नाम को देख के ही मोनिका भी अपना नाम फोटोन रखे आगे जाके, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके मोनिका को अपनी पावर्स मिलेंगी और वो भी एक सुपर हीरो बनेगी। फिर इसके बाद वाले कुछ सीन्स में हमें सॉर्ड की कुछ डिटेल्स पता चलती है कि इसका नाम सेंटिएंट वेपन्स ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है और थानोस की स्नैप से पहले ये लोगों को स्पेस में भेजकर कुछ दूसरे वर्ल्ड्स को भी एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे थे। और इतना ही नहीं, फिर हमें ये भी पता चलता है कि सॉर्ड को क्रिएट करने वाली एक्चुअली में मोनिका की मदर मारिया रैम्बियो थी। लेकिन मारिया ने अपने जाने से पहले एक बहुत ही सॉलिड प्लान बनाया और वो ये था कि जब कोई भी वापस आएगा, मतलब स्नैप होने के बाद जब भी कोई वापस आएगा तो वो कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट स्पेस में नहीं जा सकता, और इसीलिए मोनिका भी स्पेस में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे करके लोग उसे भेज देते हैं वेस्टव्यू नाम के एक टाउन के पास, जहां पर कुछ मिसिंग पर्संस की रिपोर्ट है और उसे जाकर जिमी वू को असिस्ट करना है। जिमी वू को हमने लास्ट टाइम एंटमैन में देखा था और ऐसा लग रहा है कि स्कॉट से मिलने के बाद कुछ नई कार्ड ट्रिक सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर मोनिका और हमें पता चलती है कि सिचुएशन इतनी आसान या सिंपल नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे थे। तो शेरिफ मिलते हैं जो वेस्टव्यू के बोर्ड के साइड में खड़े होकर कहते हैं कि वेस्टव्यू का टाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफैक्ट इनकी कार्स और यूनिफॉर्म्स पे भी ईस्ट व्यू लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जिमी मोनिका को बताता है कि उसने हर किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है जो इस टाउन में है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि टाउन के अंदर तो लोग हैं, लेकिन उसका कांटेक्ट किसी से भी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद वो लोग एक ड्रोन को अंदर भेजते हैं, लेकिन वो भी तुरंत ही गायब हो जाता है और मोनिका भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करती है तो टाउन के जस्ट सामने एक इनविजिबल सा बैरियर उसे अपने अंदर पुल कर लेता है। अब यहाँ पे कुछ सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो रही है। वांडाविजन में हमें ये तो समझ में आ रहा था कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, एक पॉकेट रियलिटी है, जिसे वेस्टव्यू टाउन के अंदर शायद वांडा ने या फिर किसी और ने क्रिएट किया होगा ताकि वांडा को वो सारी चीजें मिल सके, वो लाइफ मिल सके जो वो चाह रही है। लेकिन इस रियलिटी के जितने भी लोग हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इस शहर में जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में रियल लोग हैं। उनके नाम इस रियलिटी में आने के बाद चेंज हो जाते हैं, जैसे मोनिका का जेरल्डीन हो गया, और साथ ही साथ उनकी मेमोरीज भी मैनिपुलेट हो जाती है। और फिर आगे हमें इसी चीज के कुछ और एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे वो ड्रोन जो इन्होंने भेजा था वो भी वांडा को मिलता जरूर है, लेकिन इस रियलिटी में आने के बाद, उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद उसका अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, सिर्फ इस पूरी रियलिटी की फील के साथ मैच करने के लिए। इनफैक्ट वो सोर्ड का एजेंट भी जो नाले से बाहर निकला था वो भी रियलिटी के बाहर कुछ दूसरी यूनिफॉर्म में था, लेकिन इस रियलिटी में आने के बाद शायद उसकी बी कीपर वाली यूनिफॉर्म इसीलिए क्रिएट हुई ताकि वो वांडा के पूरे शो वाली फील से मैच कर सके। एंड इसके बाद सोर्ड वाले इसके बाहर एक बहुत बड़ा सा बेस सेटअप करते हैं और भी कई सारे ड्रोन्स को भेजते हैं ताकि अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर पाए। एंड जैसे ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स इस बैरियर को क्रॉस करते हैं तो एक अजीब सी नॉइज होती है। तो मुझे ऐसा
लगता है कि वो सेकंड एपिसोड में जो आवाजें वांडा को सुनाई दे रही थी वो मे बी इन लोगों की इस डोम में एंट्री की वजह से होंगी। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे डार्सी लुइस भी आ चुकी है, जो एक्चुअली में अपने तंत्र वंत्र यंत्र सब निकालती है और पता करती है कि यहाँ पे CMBR का अमाउंट बहुत ज्यादा है, मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपने कॉपी पेन लेकर आ जाओ। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक्चुअली में एक रियल थिंग है। ये एक्चुअली में ऐसी रेडिएशन है जो यूनिवर्स के बिग बैंग के बाद बच गई है, लेकिन इसके साथ एक कैच है, ये पूरे यूनिवर्स में इतनी कम क्वांटिटीज में होती है कि इसे बहुत आसानी से कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये बस माइक्रोवेव छोड़ जान बस ये समझ लो CMBR कहीं पे और नहीं मिलती, यहाँ मिल रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर इसके बाद डार्सी अपने एक और यंत्र को सेटअप करती है और उसमें उसे वांडा की एक झलक देखने को मिलती है, जिसके बाद वो एक टीवी मंगाती है पुराना वाला और वेस्ट व्यू से निकलने वाली वेवलेंथ्स को कैच करके उसी टीवी पर पूरा का पूरा वांडा विजन शो चला देती है। अब टू बी ऑनेस्ट ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं करती। आई मीन सोर्ड वाले इस पूरी चीज को कैसे देख सकते हैं? अब ऐसा माना जा सकता था कि वांडा अपनी विल के अगेंस्ट में इस रियलिटी में है और इसीलिए वो बाहर निकलने के लिए मदद मांग रही है, तब ये सारी की सारी चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है। लेकिन ये चीज भी समझ में आने लगी है कि वांडा अपनी विल के अगेंस्ट में, अपनी विशेस के अगेंस्ट में यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि ये सारा कुछ वही कर रही हो, तो फिर ये ब्रॉडकास्ट क्यों और कर कौन रहा है ये सब कुछ? डार्सी क्लियरली बताती है कि कोई इस चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इनफैक्ट कई सारी चीजें यहाँ पे सेंसर कर दी जाती हैं, जैसे जब जिमी वू माइक का इस्तेमाल करके वांडा से अंदर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो हमें पता चलता है कि रेडियो वाली वॉइस एक्चुअली में जिमी वू की थी, लेकिन उस सीन में वो ग्लास फूटने वाला और डॉटी के हाथ में कांच लगने वाला, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। लेकिन डार्सी के लिए वो सब कुछ कट हो जाता है, जैसे पूरे एपिसोड को कोई सेंसर कर रहा हो। डार्सी खुद भी ये चीज बोलती है कि एपिसोड सेंसर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इस पूरी चीज को टेलीकास्ट कर रहा है। पर ऐसा होगा क्यों? आई मीन चीजों को ब्रॉडकास्ट करके बाहर दिखाने का मतलब है कि मदद मांगना, ताकि बाहर से कोई आके उनकी मदद कर सके। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप चीजें सेंसर करके बाहर वालों से कुछ छुपा रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको मदद नहीं चाहिए। एक बार ठीक से सोच लो क्या करना है, फिर उसके बाद शो बनाना। लेकिन इस पूरे कांड में हमें कुछ चीजें समझ में आ चुकी हैं। सबसे पहला तो वो कि एपिसोड 1 के एंड में जो हमने रहस्यमय शख्स को देखा था, जो टीवी के सामने सब चीजें देखकर सोर्ड की नोटबुक में नोट कर रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि डार्सी लुइस थी। और उसके बाद सेकंड एपिसोड में जो वांडा के साथ रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था वो जिमी वू थे। फिर इसके बाद सेकंड एपिसोड के एंड में ही जो बी कीपर भी आया था वो भी सोर्ड का ही भेजा हुआ था और बुरा नहीं अच्छा इंसान था वो। लेकिन इसके बाद वाली सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारे के सारे लोग मिलके, जितने भी लोग वेस्ट व्यू के अंदर इन्हें टीवी पे दिख रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रियल लाइफ में एक्चुअली कौन कौन है। तो इन्हें ऑलमोस्ट हर किसी की आइडेंटिटीज मिल चुकी है सिवाय एग्नेस के और डॉटी के। अब ऐसा हो सकता है कि उस टाइम तक डॉटी शो में अपीयर ना हुई हो, मतलब सिटकॉम में अपीयर ना हुई हो, तो इन्होंने डॉटी के बारे में रिसर्च ही नहीं करी। और हम सभी को पता है कि एग्नेस एक्चुअली में कहा था हार्कनेस है, तो हो सकता है कि वो लोग इसीलिए उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इतने टाइम तक वो सीक्रेट हाइडिंग में ही हो। फिर इसके बाद वाला सीन भी काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसमें जिमी वो एक बोर्ड पे कई सारी डिटेल्स नोट डाउन करता है, जिसमें वैसे तो सारी की सारी हमें पता ही है, लेकिन कुछ नई नहीं है। जैसे कि वेस्ट व्यू के आसपास जो 5 माइल रेडियस है उसमें जितने भी लोग आएंगे उन्हें एमनीशिया हो जाएगा, मतलब वो ये भूल जाएंगे कि वो कौन है, कहां से आए हैं, और पूरी तरह से वो वांडा की इस वाली रियलिटी का पार्ट बन जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मोनिका बनी थी। फिर नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये चीज भी डिड्यूस करने की कोशिश करी है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। तो इनके सबसे पहले सस्पेक्ट्स हैं स्क्रल्स, जिसके आगे उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है, तो सेलेस्टियल से कंफ्यूज मत होना। और ऑल्दो इसके बाद की पॉसिबिलिटीज देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन लोग की कोई भी पॉसिबिलिटी इस वाली सिचुएशन में फिट होगी, क्योंकि इनके पिताजी भी सपने में मेफिस्टो को तो इमेजिन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद इनके सवाल वही है जो हमारे सवाल है, जैसे सिटकॉम्स में हेक्सागोनल शेप का क्यों यूज किया गया है। और सच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले एपिसोड से लेकर थर्ड एपिसोड तक हर कहीं हेक्सागोन शेप का बहुत ज्यादा यूज है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये हो सकता है कि एम को लेकर एक हिंट हो, लेकिन सिंस एम को अभी तक एमसीयू में मेंशन नहीं किया गया है तो इस बात के चांसेस मुझे अब कम लगते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज लगती है, वांडा की जितनी भी पावर्स हैं उन्हें हेक्स कह के डिनोट किया जाता है, मतलब ये वाला हेक्स, वो वाला हेक्स। तो ऐसा हो सकता है कि हेक्सागोनल शेप उसी चीज को एक हिंट हो। अब मुझे नहीं पता, मैं पूरी तरह से स्पेकुलेशन में काम कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो तो कमेंट्स में बताना। फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि सिटकॉम्स ही क्यों, मतलब वांडा विजन के अगर शो को ब्रॉडकास्ट करना है तो 50s, 60s, 70s के सिटकॉम पैटर्न्स पे क्यों किया जा रहा है और उनकी रियलिटी भी वैसी ही क्यों ऑपरेट कर रही है। तो आई थिंक कि इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि वांडा सिटकॉम से काफी इंस्पायर्ड थी। हमने ऑलरेडी देखा है कि वो मार्वल की मूवीज में भी सिटकॉम्स एंजॉय कर रही थी, तो हो सकता है कि इसके पीछे वही रीजन हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा गया है कि क्या सेम टाइम एंड स्पेस में है ये लोग। तो आई थिंक इसका आंसर तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ। और क्या विजन सचमुच अलाइव है? तो इस वाले सवाल का जवाब मैं आपको इस वाले एपिसोड के एंड में दूंगा। फिर नेक्स्ट वो लोग ये चीजें देखते हैं कि उनको कौन कौन से कम्युनिकेशन के तरीके ट्राई
कर चुके हैं वो लोग, तो फोन लाइंस, डिजिटल और ड्रोन्स तीनों फेल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब इनको कबूतर या बंदर भेज के मैसेज पहुंचाने चाहिए। जाने दो अंदर जाके वो भी बड़े बड़े हो गए तो पता चल रहा है एमसीयू में भी एक मॉन्स्टरवर्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद वाले कुछ सीन्स में वही सारी चीजें होती हैं जो हमें एक्सपेक्टेड थी और काफी हद तक पता भी थी कि मोनिका पता नहीं क्यों अल्ट्रॉन का नाम वांडा के सामने ले लेती है और वो उसे उठा के अपने बबल रियलिटी से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत ही सॉलिड और अनएक्सपेक्टेड निकला। वांडा मोनिका को तो बाहर निकाल देती है, लेकिन विजन जैसे ही वापस आता है और वांडा उसकी तरफ पलट के देखती है तो हम देखते हैं कि विजन एक्चुअली में ऐसे हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ विजन नहीं है, बल्कि वही विजन है जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर के आखिरी 10 मिनट में देखा था और जिसके सिर को अंडे जैसा फोड़ के थानोस ने माइंड स्टोन निकाल लिया था। और ये देखकर वांडा थोड़ी घबराती है, लेकिन जैसे वो वापस विजन की तरफ देखती है तो विजन वापस वैसे ही नॉर्मल सा हो जाता है। तो इस वाले सीन के पीछे मुझे लगता है कि काफी डीपर मीनिंग है और वो ये है कि शायद विजन सचमुच जिंदा नहीं है। आई मीन अगर आप इस पूरी रियलिटी में जितने भी लोग हैं उन्हें देखेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ थिन एयर बनाया हो। मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो इस वाली रियलिटी में हैं वो बाहर की दुनिया में भी एग्जिस्ट करते थे, बस यहाँ पहुंचने के बाद उनके नाम चेंज हो गए और वो अपनी मेमोरीज को भूल गए। तो फिर यही सेम चीज विजन पे भी तो एप्लीकेबल होनी चाहिए ना। तो आई थिंक यहाँ पे विजन सचमुच जिंदा नहीं हुआ है और ये एक्चुअली में उसकी चलती फिरती लाश है, क्योंकि वो एक रोबोट था तो उसकी डेड बॉडी कभी सड़ सकती नहीं है और इसी वजह से शायद वांडा ने उस पर कुछ जादू टोना किया होगा और वो इस रियलिटी में एक डिफरेंट अपीयरेंस के साथ यहाँ पे जिंदा है। इनफैक्ट विजन वांडा से बोलता भी है कि वो लोग चाहे तो इस टाउन को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, लेकिन वांडा उसे एक बहुत ही डार्क और क्रीपी मैनर में मना कर देती है। वो उससे कहती है कि वो इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और अब यही उनका घर है। और विजन उससे ये भी पूछता है कि क्या वांडा श्योर है, तो वो उससे कहती है डोंट वरी डार्लिंग, आई हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। अब आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी हिंट हमें मिल सकती है। शो हमें क्लियरली बता रहा है कि इस पूरी चीज के पीछे वांडा रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट मोनिका भी जब उस बबल से बाहर निकलती है तो वो भी यही कहती है कि सब कुछ वांडा कर रही है। लेकिन दोस्तों, दिमाग चलाना हमारा काम है जो हम शुरू से करते आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सारा का सारा कांड अभी भी वांडा नहीं कर रही है, मतलब 100% तो नहीं कर रही है। आई थिंक कि इन सारी चीजों के पीछे वांडा की सहमति है, वो ये करना चाहती है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने वाला कोई और है, प्रोबेबली मेफिस्टो। क्योंकि बहुत बार हमने खुद ही शो में देखा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो वांडा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वांडा के रिएक्शंस बताते हैं कि वो 100% तरीके से इस पूरी चीज के कंट्रोल में नहीं है। तो आई थिंक कि यहाँ पे वांडा शायद ये सब चीजें कर रही हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और जो भी ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बीच में चीजों को सेंसर कर रहा है, वही मेन विलन है जो बस एक ही मौके का इंतजार कर रहा है और वो उसे मिलते ही वो वांडा के बच्चों को लेके फुर्र हो जाएगा। तो कुल मिला के वांडा विजन के एपिसोड 4 में हमें कई सारी नई चीजें देखने को मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो हम नहीं भी कर रहे थे। ऑल इन ऑल ये वाला एपिसोड एज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, 2-3 चीजों को छोड़कर। और ये वांडा के बबल वाली चीज किस तरह से काम करती है वो किसी को रोक के नहीं रख रही, जिसको आना है वो आए, लेकिन अंदर आने के बाद आपको याद तक नहीं रहेगा कि आप हो कौन। आना है तो आओ, नहीं तो बाहर से टीवी पे देख के एंजॉय करो। एंड में जो हमने फूटा हुआ विजन देखा वो तो सच में मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ऑनेस्टली इस वाले एपिसोड को देखने के बाद मैं अब एपिसोड 5 के लिए काफी एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक एपिसोड 5 दोबारा से उसी सिटकॉम वाले पैटर्न पे शिफ्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में विजन भी इस चीज को फिगर आउट कर लेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे वो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा मेरी टी शर्ट के जैसे, तो उसे टच करिए और क्रे बनाइए, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। बहुत जल्दी 400 के होने वाले हैं प्लीज। फिर नेक्स्ट आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, दुनिया जमाने में जितनी भी चीजें होती हैं सब फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, फिर हमारा नेक्स्ट क्लोथिंग ब्रांड, अगर आपको ऐसी ऑसम टी शर्ट्स चाहिए तो आप thecomicverse.com पे जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलिएगा कि आपको वांडा विजन का एपिसोड कैसा लगा। पर्सनली मुझे ये वाला एपिसोड तीनों एपिसोड के कंपैरिजन में ठीक ही लगा। ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आई नो कि ये वाला एपिसोड भी जरूरी था और आने वाले और भी बहुत अच्छे होंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Oh, she left, honey. She had to rush home. What? प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए।